तो चलिए अब हम नए विषय को आज से लेते हैं और उसी नए विषय पर अब आगे की वीडियो आपके रहेंगे। तो हमारा नया विषय जो शुरू हो रहा है वो है आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अब आगे की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे और उसी कड़ी में जो पहला वीडियो है उसको आज मैं बना रहा हूँ। इस पहले वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम एक संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। यानी भारत का जो संविधान है वो एक दिन की उपज नहीं है। वो 200-300 सालों तक अंग्रेज़ों ने जब यहाँ शासन किया तो बहुत सारे अधिनियम और एक्ट लेकर आए और उसी का परिणाम है फिर भारतीय संविधान। यानी इन अधिनियम में बहुत सारे ऐसे प्रावधान और ऐसे प्रोविज़न आपको मिलेंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, जो आपको आके संविधान में मिलेंगे। तो उसी के अंतर्गत पहला हम अधिनियम देखते हैं 1773 का अधिनियम, 1773 एक्ट। ये पास हो रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में और लागू हो रहा है भारत में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो बंगाल में अभी तक गवर्नर होते थे। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना था बंगाल का। प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। तो बंगाल में होते थे गवर्नर, एक तरह से राज्यपाल, लेकिन अंग्रेज हैं तो वो राज्यपाल तो कहेंगे नहीं, वो उसको गवर्नर कहते थे। तो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको एक नया पद, एक नया डेजिग्नेशन दे दिया गया, वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये यहाँ पर 1773 के अधिनियम से किया गया। दूसरा क्या किया गया कि दो और क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। एक था मुंबई और दूसरा था मद्रास, और वहाँ पर भी गवर्नर थे। इन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, उसका एक तरह से सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ये काम यहाँ पे किया गया। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो था वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा, वॉरेन हेस्टिंग। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इस सुप्रीम कोर्ट में, इस उच्चतम न्यायालय में 4 जजेस रखे गए, 4 न्यायाधीश की व्यवस्था करी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें, पहला जो अधिनियम 1773 का आया उसके अंतर्गत भारत में ये प्रावधान किए गए, ठीक है। इसी के अंतर्गत अब अगला अधिनियम हम देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी उसके 2 तरह का काम वो कर रही थी। एक तो राजनीतिक कार्य कर रही थी, सत्ता स्थापित कर रही थी, दूसरा व्यापार भी कर रही थी। तो इन दोनों कामों को नियंत्रित करने के लिए उसमें 2 तरह के बोर्ड बनाए गए, 2 तरह की समितियां या आयोग का गठन किया गया। एक बनाया गया निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बैठ कहाँ पे रहे हैं, सब ब्रिटेन में बैठे हुए हैं अभी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ या ट्रेड को देखने वाला था। और दूसरा निर्माण किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल का। दूसरा निर्माण किसका किया गया, नियंत्रक मंडल का, जो राजनीतिक कार्यों को देखने वाला था। यानी पॉलिटिकल मैटर्स को देखने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक मामलों को देखने के लिए निदेशक मंडल की स्थापना इसके अंतर्गत करी गई। ये था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा टैक्स या राजस्व का एकत्रण किया जा रहा था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ है, नियंत्रक मंडल,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ ब्रिटिश की सेना जो भारत में डिप्लॉयड है, यानी अंग्रेजी सेना जो भारत में है कब्जा करने के लिए, इन सभी का वेतन और भत्ते अब भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। यानी अब ब्रिटेन से इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, अब भारत में जो टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा उसी टैक्स कलेक्शन से जो भारत में राजस्व आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसी से इन सब की वेतन भत्ते और तनख्वाह दी जानी थी। ये काम किया गया 1793 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। इसमें एक काम किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था, जो उसकी मोनोपोली थी कि भारत में सिर्फ इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, यानी इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार को इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ एकाधिकार अभी बनाकर रखे गए। चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार, और जो चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उस पर अभी इसकी मोनोपोली बनी रही, वो एकाधिकार अभी समाप्त नहीं किया गया। और उसके बाद जो अगला अधिनियम आया 1833, इस एक्ट के द्वारा, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय के व्यापार पे था, इसको भी समाप्त कर दिया गया और बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स देखेगी, राजनीतिक मामले देखेगी, क्षेत्रों को जीतने का काम करेगी, यानी उसके जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको एक नई पदवी दी जाती है, भारत का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ न्यू पोस्ट फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और उसके अंतर्गत जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना वो था विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो अगला अधिनियम आता है 1853, 1853 का अधिनियम आता है, और इसके अंतर्गत भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत करी गई, सिविल सर्विसेज स्टार्ट की गई, यानी अब जो अपॉइंटमेंट होंगे सरकारी नौकरियों में वो एक एग्जाम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से होने वाले थे। इसकी शुरुआत यहाँ पर करी गई। और जो गवर्नर जनरल था उसके पास दोनों अधिकार थे, कानून बनाने का भी अधिकार था और कानून का क्रियान्वयन करने का अधिकार भी उसको प्राप्त था। इन दोनों अधिकारों को, यानी उसके कार्यकारी और विधायी शक्तियों को पृथक कर दिया गया। विधायी शक्तियों के लिए अब 12 सदस्यीय विधान परिषद बना दी गई। इस विधान परिषद के द्वारा ही अब कानून बनाए जाने थे, और आगे चलकर यही विधान परिषद एक संसद के रूप में आपको दिखाई देगी। तो संवैधानिक इतिहास में हमें ये सब देखना है कि कहाँ पर कब किसका गठन हुआ, सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई। तो उसी के अंतर्गत आज हमने 1773 का अधिनियम देख लिया, 1784 देख लिया, 1793 देख लिया, 1833 देख लिया और 1853 भी देख लिया। कल इसके आगे का अधिनियम हम देखेंगे 1858 से आगे। क्यों? क्योंकि 1857 में क्रांति होने वाली है, और क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे राइट्स यहाँ पर छीन लिए जाएंगे। तो अगले टॉपिक में जो कल हम देखेंगे उसमें अब आगे के अधिनियम जो है देखेंगे 1858 और उसके आगे 1935 तक के अधिनियम कल अब हम देखेंगे। ठीक है।